हेलो आयुषी। क्या हाल चाल है? हेलो सर, बस बढ़िया। आप बताओ। बस एकदम बढ़िया चल रहा है। तो लॉकडाउन में क्या चल रहा है आजकल? सर नॉर्मल ये सब कुछ, फुल आवर्स पढ़ाई, फुल आवर्स ऑफिस, नथिंग न्यू। आप बताओ। हाँ, तो पहले से ज्यादा है या पहले से कम? स्लाइटली मोर बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट कम विद लॉकडाउन, बट वैसे हाँ। कुछ इतना। हाँ, वो कहने के लिए वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन काम और ज्यादा बढ़ ही गया है। सॉर्ट ऑफ। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ये, उनको तुम अपना एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन दे दो। हालांकि तुम्हारी एक पुरानी क्लिप मेरे पास है, वो मैं लगाऊंगा भी बीच में। बट फिर भी तुम अपने आप एक बार बच्चों को बता दो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। ओके। सो आई एम आयुषी एंड मैंने क्लास 12th में एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया था पराग सर की डेमो क्लास लेके। एंड एवर सिंस दैट डे आई हैव नॉट लुक बैक। 12th में मैंने अकाउंट्स और इको की पूरी कोचिंग की थी नोएडा में। ऑफलाइन सर का जो कैंपस है उसमें जाके फेस टू फेस क्लासेस थी। एंड by sir's blessing and God's grace, I ended up scoring really well. I scored 99 in accountancy, 96 in economics. और फिर स्कोर अच्छा था एंड एग्रीगेट माय बेस्ट ऑफ 4 वाज 97%। फिर उसके बाद सर के साथ मैंने सीपीटी की कोचिंग ली जब मेरी सीए की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड वो भी फेस टू फेस नोएडा कैंपस में सर के क्लासेस लेके। एंड उसमें भी मेरे मार्क्स आए थे 168। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। एंड उसके बाद आई गॉट इनटू हंसराज कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स। फिर वहां पे 3 साल रेगुलर कॉलेज किए, उसके साथ मैंने आईपीसीसी की प्रिपरेशन की, आईपीसीसी क्लियर किया नवंबर 17 अटेम्प्ट में, बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद इन 2019 आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड उसके बाद से आई हैव बीन डूइंग आर्टिकलशिप इन स्टैट्यूटरी ऑडिट एट ईवाई। सो दैट्स ईवाई। माय जर्नी सो। जी सर। यस। यस, मुझे याद है। और आईपीसीसी में तुम दिल्ली शिफ्ट हो गई थी जब तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, राइट? हाँ सर, हाँ। सो दिल्ली जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था, सो हाँ। राइट आफ्टर सीपीटी कॉलेज के लिए मैं कैंपस शिफ्ट हो गई थी नॉर्थ कैंपस में। मैं वहाँ पे पीजी लेके रहती थी, सो दैट इज व्हाई आई हैड टू मूव नोएडा से दिल्ली मूव हो गई। दिल्ली। ठीक है। राइट। तो अब सबसे पहले ये बताओ आयुषी कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनका अभी ट्वेल्थ का रिजल्ट आया है और फाउंडेशन में हमसे पढ़ भी रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल उनका ये होता है कि क्या हम कॉलेज के साथ सीए कर सकते हैं? सबसे मेन सवाल। सर बिल्कुल कर सकते हैं। एंड ये चीज एक मिसकंसेप्शन होता है हमारे खुद के ब्रेन में कि हम नहीं कर पाएंगे। बट द ट्रूथ इज कि जब आप जाओगे, जब आप एक बार कॉलेज ज्वाइन करोगे, आपको खुद देखेगा आपके जैसे 100 लोग खड़े हैं, आपको लगेगा राइट। कितने लोग सीए कर। स्पेशली राइट। जब आप अगर बीकॉम ऑनर्स ज्वाइन करते हो, बिकॉज काफी बच्चे होते हैं बीकॉम ऑनर्स के जिनका मेन पर्पस सीए होता है और वो कॉलेज भी कर रहे होते हैं साथ में। सो बिल्कुल। मेरे खुद के एक्सपीरियंस में आई कैन से कि कम से कम 50 60 100 बच्चे रहे होंगे शायद बैच में जो सीए कर रहे थे या कर सीए रहे थे। एस्पिरेंट्स इसको कहते हैं। तो एक राइट। काफी मेजर चंक होता है बीकॉम ऑनर्स की पॉपुलेशन का रेगुलर कॉलेज में जो सीए कर रहा होता है। सो उसके साथ के साथ क्या होता है ना कि जब आप रोज उन लोगों से मिल भी रहे हो कॉलेज में, तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है, कम्युनिटी बन जाती है जो सारे दोस्त एग्जैक्टली। सीए भी कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली। अगर आपका इशू है कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगा, मैं पढ़ाई कैसे मैनेज करूंगी, या मैं दोनों चीजें साथ में शायद ना कर पाऊं, हाँ। ऐसा नहीं होता क्योंकि मैं खुद 100 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने शायद ये सेम चीज की है हाँ, और मेरा अगला हो क्वेश्चन जाती है, यही लोगों की था। रैंक भी आती हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि मतलब अब ये क्लियर है कि हम कॉलेज के साथ सीए कर सकते हैं, ये तो क्लियर है। तो है। अगला बिल्कुल। क्वेश्चन यही था सेकेंडरी की, कैसे मतलब ये क्या ये मैनेज हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम कॉलेज के साथ फिर सीए मैनेज कैसे करेंगे? ओके। सो इसमें एक चीज, ये सबसे प्राइमरी चीज जो होती है ना, आप हम्म। जब स्टेप इन कर रहे हो कॉलेज में, आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे किस सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मेरे कौन राइट। से एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन राइट। से राइट। कोलाइड कर रहे हैं, और उसकी प्रिपरेशन, किस चीज की प्रिपरेशन मुझे कहाँ पे हेल्प कर सकती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका कंसर्न शायद ये है कि मैं कॉलेज में मार्क्स कैसे लाऊं, या आपका कंसर्न ये है कि मैं सीए कैसे क्लियर करूं। तो राइट। दोनों चीजें पढ़ाई करके ही होंगी। एंड सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा इंटरवाइंड होते हैं, काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। सो पढ़ाई वाले फ्रंट पे इतना इशू नहीं आएगा। मैं खुद जब दिल्ली में रह रही थी एंड मैं सर की फेस टू फेस आईपीसी की क्लासेस नहीं ले पाई थी, बट स्ट्रैटेजी लेवल पे, प्रिपरेशन लेवल पे, फ्रॉम द डे वन टिल आई क्लियर्ड माई आईपीसीसी,
फुल गाइडेंस था सर का, एंड ही हैज अ वेरी ग्रेट वे ऑफ प्लानिंग थिंग्स आउट फॉर यू। तो अगर आप उनके स्टूडेंट हो तो आपको भी ये बेनिफिट मिलेगा फॉर श्योर, और फिर वो इतना बड़ा इशू रह नहीं जाता, क्योंकि आपके साथ के लोग भी कर रहे होंगे, आप कभी अकेले नहीं होंगे। ये मत सोचना कि मैं अकेले से ये कर रहा हूँ, बाकी लोग कुछ और बहुत सारे होंगे, तो बहुत लोग होंगे, तो साथ में मिलके आप फिगर आउट कर लो आपके कॉलेज की क्या अटेंडेंस पॉलिसीज है, आपके कॉलेज की क्या सीए स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स क्या पॉलिसीज हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप देख लो, मैनेज हो जाता है। राइट। तो जैसे आयुषी तुम नॉर्थ कैंपस में थी, हंसराज कॉलेज में थी, और तुम्हारी बहुत सी फ्रेंड्स एसआरसीसी में या रामजस में, किरोड़ीमल में या नॉर्थ कैंपस में और दूसरे कॉलेजेस के थे, तो मतलब कहीं ना कहीं हर जगह वो बच्चे तुम्हारी फ्रेंड जो सीए कर रहे थे कॉलेज के साथ ही रेगुलर कर रहे थे, तो मतलब इट इज मैनेजेबल। बच्चों को ये बिल्कुल मैं क्लियर मैसेज दे दूं कि कॉलेज के साथ सीए अगर कर रहे हैं तो ये मैनेजेबल है, राइट? Absolutely, absolutely. And one good thing about Hansraj was कि attendance policies इतनी ज़्यादा strict नहीं थी हमारे टाइम पे, which was good, क्योंकि हम उस टाइम पे डिजिटल क्लासेस नहीं होती थी जो अभी अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हमें ट्रैवल करना पड़ता था, और अगर आप ट्रैवल करके फेस टू फेस क्लास में जा भी रहे हो तो 500 बच्चे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पे वन ऑन वन अटेंशन होता था, बट उसके लिए हमें कॉलेज की काफी क्लासेस मिस करनी पड़ती थी। बट द कॉलेज वाज प्रीटी सपोर्टिव विद देयर अटेंडेंस पॉलिसी, जिसकी वजह से एक आधा सेमेस्टर अगर आपका अटेंडेंस लो होता था तो वो आप फ्यूचर में मेकअप कर सकते हो उसकी। तो द थिंग इज कि कॉलेज को भी पता है कि बच्चे कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, तो दे विल नॉट बी टू रिजिड अबाउट इट, एंड बट फॉर श्योर आई वुड सजेस्ट कि बिफोर यू मेक अ डिसीजन टू गो टू अ कॉलेज, एक बार उस कॉलेज की किसी सीए स्टूडेंट से लिंक्डइन पे कनेक्ट करके उनसे एक बार एक एक्चुअल पिक्चर ले लो कि हो क्या रहा है कॉलेज में, बिकॉज कई बार हमें ऊपर ऊपर से पता होता है, बट जो एक्चुअली उस कॉलेज में है उनसे पता करके आपको बेस्ट पता चलेगा। जैसे आई कैन स्पीक फॉर हंसराज, बट बाकी कॉलेजेस में क्या पॉलिसी, आपको फॉर श्योर बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन एक बार बात कर लेनी चाहिए किसी हाँ, नहीं, सीनियर से लिंक्डइन पे। वो तो मैं बच्चों को बोल सकता हूँ अपने बिहाफ पे, क्योंकि इतने वैरायटी ऑफ स्टूडेंट से मेरी बात होती है और जितना मैं जानता हूँ कि कहीं पर अटेंडेंस का इतना बड़ा इशू नहीं आता और बच्चे कॉलेज के साथ डेफिनेटली रेगुलर सीए करते ही है, मैनेजेबल होता है, नॉट एन इशू, हो ही जाता है, डेफिनेटली हो जाता है। अच्छा, अब ये बताओ कि कॉलेज जो है बच्चे को 12th का जिनका अभी रिजल्ट आया, तो कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि कॉलेज में हमें एडमिशन लेना चाहिए अगर मान लो नॉर्थ कैंपस नहीं मिला तो हम फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें, और या फिर हम एसओएल, अब कई बच्चों को एसओएल भी नहीं पता, इग्नू भी नहीं पता, तो मतलब अगर किसी का नॉर्थ कैंपस में नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है? क्या उसको किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, या एसओएल में लेना चाहिए, या इग्नू में लेना चाहिए? मतलब इसमें क्या करे बच्चा? ठीक है, तो इसके लिए कोई एक परफेक्ट जवाब नहीं है, ये ऑब्वियसली आपको अपनी फ्यूचर एस्पिरेशंस को देखना होगा और उसके हिसाब से डिसाइड करना होगा। मैं एक ब्रीफ बता देती हूँ कि कहाँ पे क्या सिचुएशन होती है। सो रेगुलर कॉलेज क्या होता है कि आपका एडमिशन हो रखा है उस कॉलेज में, आप रोज उस कॉलेज जा रहे हो, आपकी अटेंडेंस लग रही है, आपके टीचर्स हैं, और अकॉर्डिंगली आपको क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद आपको एग्जाम्स देने होंगे, आपके इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, आपके एक्सटर्नल एग्जाम्स होंगे। नाउ जब करस्पॉन्डेंस की बात होती है, जिसका मतलब डिस्टेंस लर्निंग सॉर्ट ऑफ, उसमें क्या होता है, आपको यूजुअली साल में एक बार एग्जाम देना होता है और आपको उसके बाद में एक डिग्री मिलती है ऑफ बीकॉम ऑनर्स वाया करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस के दो मेन कॉलेजेस हैं जो आजकल मतलब जो मेजरली पॉपुलर है। वन इज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग विच इज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसको हम शॉर्ट में एसएल रेफर कर रहे हैं, एंड द सेकंड इज इग्नू। अब द थिंग इज कि अगर आप नॉर्थ इंडिया अराउंड से हो और अगर आप दिल्ली ट्रैवल कर सकते हो फॉर गिविंग दोज एग्जाम्स, क्योंकि करंटली द सिस्टम, आई मीन अदर देन कोविड, हमारा ये होता है कि आपको जाके एग्जाम देने होते हैं। सो उसके लिए अगर आप आ सकते हो, एसओएल इज अ बेटर ऑप्शन देन इग्नू, बिकॉज एज पर माई नॉलेज इग्नू में क्या होता है, अगर आप इग्नू का आईसीआई के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है विच सेज कि अगर आप सीए क्लियर कर लेते हो तो आपको बीकॉम की डिग्री भी मिल जाएगी। बट द डाउन साइड इज कि अगर आप सीए क्लियर नहीं करते हो फॉर वट एवर रीजन, अगर आप आईपीसी के बाद छोड़ते हो या किसी पॉइंट पे छोड़ते हो, तो आपकी वो डिग्री भी रह जाएगी। So I would recommend कि SOL is a better option if at all अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको correspondence से ही करना है। And the second thing is कि करना चाहिए SOL से या फिर किसी रेगुलर कॉलेज जाना चाहिए। So अगर हम ये मैच कर रहे हैं कि आपको नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज नहीं मिला, it is fine, no big deal. There are a lot of साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस कॉलेजेस रादर जो इक्वली गुड है, एंड उनकी फैकल्टीज भी बहुत अच्छी है, उनका क्राउड भी बहुत अच्छा है, एंड क्राउड सबसे ज्यादा मैटर करता है क्योंकि
आप जिन लोगों के साथ 3 साल इंटरेक्ट करोगे वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। Absolutely, पर्सनालिटी रीजन जिसके लिए हम कॉलेज जाते हैं। तो अब क्या है कि देयर आर कॉलेजेस सम, मैं कुछ नाम ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, बट जैसे गार्गी है, वेंकी है, वेंकटेश्वरा है, ऑल ऑफ दीज आर रियली गुड कॉलेजेस। भगत सिंह, तो इस भगत सिंह सॉरी, हाँ, दैट्स अ ग्रेट कॉलेज। तो अगर आपको ये मिल रहे हैं तो जाइए, बिकॉज एक चीज ये होती है, अगर आपको ये लग रहा है कि आप बीकॉम ऑनर्स जा रहे हो और आपका इंटरेक्शन सिर्फ बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों से होगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर एक कॉलेज है उसमें 10-12 कोर्सेज हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन थ्रू सोसाइटीज, थ्रू कॉम्पिटिशंस और लोगों से भी होता है। तो काफी कॉलेजेस का क्राउड काफी अच्छा होता है, इवन दो दे डोंट बिलोंग टू नॉर्थ कैंपस। ये एक मिथ है आई थिंक कि साउथ कैंपस के कॉलेजेस आर नॉट दैट गुड। तो डेफिनेटली आप एक बार रिसर्च करिए अपने, टॉक टू एल्यूमनाई ऑफ दैट कॉलेज, या किसी ऐसे से बात करिए जो अभी स्टूडेंट है वहाँ का, आपको एक बेटर पिक्चर मिल जाएगी, रियलिस्टिक पिक्चर मिल जाएगी अभी कि अभी कैसे चल रहे हैं वहाँ पे, एंड उस हिसाब से मेक योर गोल। और सेकंड थिंग इज दैट आई फील, एक ये चीज है कि अगर आपका फ्यूचर एस्पिरेशन है कभी को कि एमबीए करना है या मे बी सीए के अलावा कुछ और भी सोच रहे हो अगर आप, तो ये चीज डेफिनेटली ध्यान रखना कि रेगुलर कॉलेज की वेटेज कहीं ना कहीं ज्यादा होती है अगर आप किसी और जगह अप्लाई करें। राइट, तो किसी और इंस्टीट्यूट में, आई मीन अगर आईसीआई के अलावा, तो उस चीज को थोड़ा माइंड में रख के मेक अ डिसीजन जो आपके लिए सूट करता है। अगर आपको लगता है कि आप दिल्ली आके 3 साल एग्जाम नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, तो गो फॉर इग्नू, बट अपनी सिचुएशन के हिसाब से डू योर प्रॉपर रिसर्च एंड देन। राइट, गॉट इट। बेसिकली तुमने बिल्कुल सही स्टार्टिंग दी थी कि देयर इज नो परफेक्ट आंसर टू दिस। बहुत से बच्चे एसओएल करते हैं और वहां से भी आगे बढ़ते हैं। लास्ट जैसे हमने सिद्धांत का भी इंटरव्यू करा था, तो वो ही डिड फ्रॉम एसओएल कॉरेस्पॉन्डेंस, राइट। बहुत से बच्चे हैं जो रेगुलर कॉलेज करते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ते हैं क्योंकि वहां पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और आई गेस तुम भी एग्री करोगी कि रेगुलर कॉलेज में थोड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जो बिग 4 फर्म्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप सीए एस्पायरेंट हो तो किसी अच्छे फर्म में आपको ट्रेनिंग करने के लिए जाना रहेगा। तो रेगुलर कॉलेज में थोड़ा चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि बिग 4 फर्म्स वहीं पे आते हैं। तो तुम इस बारे में, मेरे ख्याल से तुम्हारे केस में क्या ऐसा हुआ था, बिग 4 फर्म्स आए थे कॉलेजेस में? हाँ सर, सो रिगार्डिंग आर्टिकलशिप प्लेसमेंट, अब हो सकता है अगर आप फाउंडेशन में हो तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि बिग 4 क्या होती है या आर्टिकलशिप ही क्या हाँ, तुम ये भी, राइट, ये भी बता दो। बच्चे बिग 4 को भी समझते हैं कि सर क्या बिग 4, तो हाँ ये भी एक बार तुम बता दो। हाँ, तो अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो बेसिकली जब आपका सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज कि 2 ट्रेनिंग्स होती है आईसीआई की, बट वो छोटी होती है, 15 डेज ईच। उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप इज अ 3 ईयर पीरियड जिसमें आपको किसी सीए के अंदर ट्रेन होना होता है, जिसमें आप सारा काम वगैरह करना सीखते हो, और उस 3 इयर्स में जो 2.5 साल का पीरियड होता है उसके बाद आप फाइनल के एग्जाम दे सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप इंटरमीडिएट क्लियर कर लोगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप आर्टिकलशिप फर्म्स में अप्लाई करो और किसी अच्छी आर्टिकलशिप फर्म में आप अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट करो। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप किसी रेगुलर कॉलेज से हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल हंसराज में अगर आप जिस भी कॉलेज में हो, अगर आपका प्लेसमेंट सेल इज गुड इनफ, तो वहां पे बिग 4 कंपनीज आती हैं। बिग 4 इज अ टर्म फॉर द बिगेस्ट अकाउंटिंग फर्म्स ग्लोबली। तो इसमें आती है ईवाई, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी एंड केपीएमजी। तो ये फर्म्स जो होती है ना, दे मेजरली, अब उनको तो आर्टिकल्स हायर करने क्योंकि उनकी ऑडिटिंग और आर्टिकलशिप की प्रैक्टिस होती है, तो उसके लिए दे प्रेफर कमिंग टू कॉलेजेस, क्योंकि वहां से उनको ऑलरेडी एक क्रीम क्राउड मिल जाता है, वो वहां से अपनी वैकेंसीज फिल कर देते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि वो और कहीं से हायर नहीं करते, दैट इज नॉट ट्रू, और भी ऑप्शंस होते हैं। बट अगर आप एक ये ऑप्शन देखो कि आपको बैठे बिठाए कॉलेज में वो सामने से आते हैं, आपको बस अप्लाई करना होता है प्लेसमेंट सेल पे और कुछ नहीं करना होता, आपको भागना नहीं पड़ेगा एचआर के पीछे, वो सारे कुछ नहीं। सेकंड थिंग इज कि अगर आप बाय चांस, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे प्लेसमेंट सेल इतना एक्टिव नहीं है, या फिर आपकी नहीं हुई कॉलेज से प्लेसमेंट मान लो, बट यू कैन स्टिल अप्लाई टू अदर फर्म्स। और अगर वहां पे 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं जिसमें से 8 एसओएल के और आप रेगुलर कॉलेज से हो, तो कहीं ना कहीं दैट विल स्टिल कैरी वेटेज, क्योंकि आप अगर रेगुलर कॉलेज से हो तो एक ग्रूमिंग और पर्सनालिटी अंडरस्टूड मानी जाती है, तो व्हिच डेफिनेटली कम्स विद कॉलेज लाइफ, तो वो सही चीज है। अब उस चीज का भी एडवांटेज है। सो आई वुड सजेस्ट कि
अगर आपका ड्रीम है कि आप किसी बिग फोर के साथ या किसी बड़ी आर्टिकलशिप फर्म के साथ, जीटी है जैसे फॉर एग्जांपल, बीडीओ है, ऑल ऑफ दीज आर ग्रेट फर्म्स, तो अगर इसके साथ अगर आप आर्टिकलशिप करना चाहते हो तो डेफिनेटली एक इजी रास्ता बन जाता है अगर आप कॉलेज के थ्रू जाते हो। राइट, मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि अगर रेगुलर कॉलेज में है और खासकर ऐसे अच्छे कॉलेज में हैं हम, तो ओवरऑल ग्रूमिंग तो डेफिनेटली होती है। और जो तुमने बोला एक पीयर, अच्छा पीयर हमें मिलता है, वो भी हमें मोटिवेट करता है हमारे आगे गोल तक पहुंचने में। और बिग फोर का पॉइंट भी बहुत बिल्कुल वैलिड है, और डेफिनेटली बिग फोर आती ही हैं, अच्छे कॉलेजेस में आती ही हैं, और वो खुद से बच्चों को वहीं से पिक भी करती हैं, तो डेफिनेटली एडेड एडवांटेज तो है। राइट, प्लीज पहले आयुषी के लिए तालियां हो जाए। आयुषी की इन्होंने मेरे को कहा था कि आपकी फोटो इतनी बेकार आ रही है और आयुषी की कितनी अच्छी है। मैं तो पहचाना ही नहीं। ऑलराइट, यस, मैं क्या कहना चाहूँगी कि मैंने आज तक 11th तक अपनी लाइफ में कोई ट्यूशंस नहीं ली थी फॉर एनी सब्जेक्ट्स व्हाटसोएवर, एंड 12th में बाय लक, बाय जस्ट इट वाज माय फेट कि मैं पराग सर के पास मैंने ज्वाइन करा। नहीं, इट वाज थ्रू सोर्सेज, बट I heard good things about him, तो मैं आई, and I think it was the best thing that happened to me in 12th because मेरे potential को जितने अच्छे से उन्होंने समझा, and the way he was available outside class and वो उसके पहले text पे call पे he was just always available, and वो सारे teachers नहीं कर पाते I think, and the way he is interactive in the class, the way he explains the concepts, it's just totally on a different level, so I think that makes him different. Thank you. That means you know from who is the best. और कोई पीछे से? Yeah. अब ये बताओ आयुषी कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं अभी जो सीए फाउंडेशन में हैं, मतलब अभी एक तरह से समझ लो कि उन्होंने सीए बनने की जर्नी में अपना पहला कदम रखा है, ठीक है ना? तो अब है तो क्वेश्चन घिसा पिटा पुराना, लेकिन फिर भी पूछना तो पड़ेगा क्योंकि बच्चे कहते हैं। तो अब ये बताओ कि सीए फाउंडेशन के लिए अब उनके लिए क्या टिप है, अब क्या टाइम टेबल फॉलो करें? अब उनके पास मोटा मोटी 90 डेज है, मतलब 3 महीने बचे हैं, तो क्या करना चाहिए सीए फाउंडेशन के बच्चे? ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज कि प्लानिंग के साथ जाओ। अगर आप पराग सर के साथ एनरोल हो रहे हो, विच आई हाईली रिकमेंड क्योंकि मेरे मार्क्स वहीं से आए हैं, एंड सो द थिंग इज कि वो आपकी प्लानिंग करा देंगे। वो उनको खुद इतने सालों से पढ़ा रहे, तो उनको पता है कि कितने दिन में कौन सा टॉपिक कवर होना चाहिए, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, वो सारी हेडेक आपके सिर से चलेगी, ठीक है? अब उसके बाद द मेन थिंग इज कि आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, एंड सेकेंडली आपकी प्लानिंग इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि यू आर फिनिशिंग योर सिलेबस एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम। अगर आप एग्जाम की पिछली रात तक पढ़ रहे हो कि यार ये टॉपिक तो देखा ही नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क वेरी वेल फॉर यू। तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कम से कम, सर हमने शायद क्लास में 10-20 पेपर्स तो किए थे पूरे बैठ के, अलग अलग बैठा। तुम लोगों के टाइम पे था 200 मार्क्स का सीपीटी होता था जो पूरा एमसीक्यू बेस्ड था, है ना? हाँ. और अब तो तुम्हें पता है कि वो फाउंडेशन हो गया है, 200 सब्जेक्टिव हो गया, 200 एमसीक्यू बेस्ड हो गया, राइट? तो पेपर की प्रैक्टिस तो डेफिनेटली है ही है, बिल्कुल। प्रैक्टिस के अलावा कोई और हथियार नहीं है, मतलब देयर इज नो मंत्रा, नथिंग दैट कैन हेल्प यू। आपको प्रैक्टिस करके ही जानी पड़ेगी और रिटन प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। अगर आप मन में सोच रहे हो आंसर है यही होगा, चलो नेक्स्ट, उससे वो सॉलिड नहीं बनता, फिर नहीं होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, चेक करवाओ किसी से, खुद चेक करो वापस से बैठ के, तो द मोर यू डू दैट आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और सेकंड थिंग इज कि डिजिटली जब आप पढ़ रहे हो तो आपका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप अपने, आपको जो टाइम सूट करता है आप उस टाइम पे पढ़ सकते हो, तो उस चीज का डेफिनेट एडवांटेज लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू विल हैव टू चूज कि या तो मैं कॉलेज की लेक्चर सुन लूं या तो मैं सीपीटी फाउंडेशन की लेक्चर सुन लूं, आप दोनों चीजें कर सकते हो। और इतने लोग कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, सो आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल है, हो सकता है, बट इम्पॉसिबल अगर आपको लग रहा है तो इट इज इन योर हेड, वो निकाल दो दिमाग से। बिल्कुल। तो और अब बच्चे तो बच्चे हैं, तुम्हें पता ही है, तो बच्चे पूछते हैं कि भैया टाइम टेबल क्या फॉलो करें, मतलब अब या 90 डेज हैं तो कैसे रिवाइज, कितनी बार कोर्स खत्म करें, कितनी बार रिवीजन हो जाना चाहिए, मतलब इस तरह का भी कुछ बच्चों को क्या टिप देना चाहोगी तुम? एक जनरल टिप है जो रिवीजन स्ट्रैटेजी जो पराग सर ने मुझे बताई थी, मैंने वो आईपीसी में भी फॉलो की थी, अब फाइनल में भी करूंगी फॉर श्योर।
तो उसका बेस वही आ जाता है कि आपकी प्रिपरेशन इन टाइम खत्म होनी चाहिए और आपकी प्रिपरेशन सॉलिड होनी चाहिए। फिर आप उसको जितनी बार रिवाइज करोगे आपका उतनी बार मतलब उतना आपका सॉलिड चांस बनेगा कि आपका स्कोर अच्छा आएगा। एंड उसके अलावा व्हाट कैन आई से 40 वो तुम वही 45 डेज वाली रिवीजन स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हो है ना, 3-2-1 करके। 3-2-1 करके, हाँ हाँ वो मैंने शेयर कर रखी है बच्चों के साथ, वीडियो बनाई हुई है सर। हाँ मैंने उसकी वीडियो बना दी, वो बच्चों के साथ शेयर कर दी, तो मतलब वही फॉलो करें बेसिकली, है ना। वो तो गुरु मंत्र है सर, उसके अलावा दैट मतलब उसी से मेरा जो चल रहा है वो चल रहा है, वो बहुत बढ़िया। वो तो मैंने वीडियो में खुद ये बताया था बच्चों को कि वो मैंने खुद सीए फाइनल में वही फॉलो करी थी, और सोचो उसमें और वही 8 पेपर तुम्हें पता ही है, तो वो तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। नहीं डेफिनेटली वो जितने भी जूनियर्स होते हैं मेरे, जो भी पूछते हैं कि दी कैसे रिवाइज करना है या कैसे इसको अब पढ़ तो लिया अब क्या करें, दिस इज द गो टू स्टेप, बेस्ट। हाँ बिल्कुल। तो ये तो हो गए चलो फाउंडेशन वाले। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो फाउंडेशन जिनका हो चुका है पिछले साल, और जो अब सीए इंटर के एग्जाम देने वाले हैं या तो नवंबर में या मई में। अब सीए इंटर के बच्चों के लिए भी तुम थोड़ा टिप दे दो कि वो अलग अलग ग्रुप करके दें या बोथ ग्रुप इकट्ठा दें, या कैसे उसको स्ट्रेटेजी को फॉलो करें जो सीए इंटर के एग्जाम देना चाह रहा है बच्चा। ओके, सीए इंटर के लिए तो ये चीज है कि अगर आपको लगता है आपकी रैंक नहीं आ सकती तो आप गलत है, आ सकती है। अगर आप एक्चुअली बोथ ग्रुप्स, आप अगर उस माइंडसेट से काम करो ना तो आ जाएगी। और द थिंग इज आपको ये डिसाइड करना है कि मैं बोथ ग्रुप्स दूंगा या दूंगी, और साथ वाले लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। अगर आपका पीयर सर्कल ऐसा है जो सोचता है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट किसका क्लियर होता है, तो आपकी भी वही मेंटालिटी हो जाएगी, वो आपकी गलती नहीं है। बट अगर आप उस चीज को ओवरकम नहीं करते हो, अगर आप ये रियलाइज नहीं करते हो कि कितने लोग हैं जो हार्ड वर्क करके, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है या उनमें बहुत दिमाग है, बस हार्ड वर्क और डेडिकेशन के थ्रू इफ यू सेट योर माइंड टू इट कि मुझे बहुत ग्रुप्स देने हैं, मुझे रैंक लानी है, आ जाएगी। अगर रैंक नहीं भी आती है तो यू विल बी वेरी क्लोज टू कि ऑलमोस्ट आ ही जाएगी, मतलब। तो वो चीजें सबसे पहली चीज तो ये कि अपना मेंटालिटी शिफ्ट करो कि नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग इज कि एक अगेन प्रॉपर, एवरीथिंग कम्स डाउन टू प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो रिविजन के टाइम पे एडिशनल प्रेशर आता है क्योंकि आपको 7 सब्जेक्ट्स देने, 8 अब शायद 8 है, 8 सब्जेक्ट अब 8 हो गए, ओके। तो अगर आपको अब 8 सब्जेक्ट्स देने हैं तो उस चीज के लिए अब जो लास्ट डे आता है ना एग्जाम का, जब आप एग्जाम देना स्टार्ट कर देते हो तो फिर होश नहीं रहता। लेकिन अगर आप चाहो कि एक एग्जाम देके घर आए और आप उस पेपर के बारे में ना सोचो, वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना कि पिछला पेपर जैसा भी हुआ मुझे अगला पेपर पे ही ध्यान देना है। हाँ मुझे याद है, मैं ऐसा भी बोलता था कि पेपर देकर आए जैसे एक पहला पेपर, तो आके वो क्वेश्चन पेपर फाड़ दो, है ना, और ताकि दिमाग जाए ना कि वो क्या हुआ है, और आगे के पेपर के बारे में तैयारी करनी। एब्सोल्युटली, पेपर घर के अंदर लाओ ही मत। हाँ लाओ ही नहीं, वही एग्जामिनेशन हॉल में वो फाड़ के आ गए पेपर। हाँ ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी। मैंने बोर्ड के एक भी पेपर के बाद, और चलो बोर्ड में तो देखा था, बट आईपीसीसी के एक भी पेपर के बाद मैंने बिल्कुल भी उस पेपर को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपकी जो 1 साल 1.5 साल की मेहनत है वो इट बॉइल्स डाउन टू 8 डेज। उसमें अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते तो मतलब उस टाइम पे काफी लॉस हो सकता है। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर है ना, उसके लिए अगेन द बिगेस्ट स्ट्रेटेजी इज कि अगर आप पहले रिटन एग्जाम्स दो, लिख के प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली इट इज अ बेटर वे आउट। और मेंटालिटी के अलावा द अदर थिंग इज कि रिविजन शुड बी डन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, और हर सब्जेक्ट की ना अलग स्ट्रेटेजी होती है। आप जिस तरीके से कॉस्ट पढ़ रहे हो, आप एग्जैक्टली उसी तरीके से लॉ पढ़ के एग्जाम नहीं क्लियर नहीं दे सकते। तो अब वो एग्जैक्ट डिटेल में सर से बेटर कोई नहीं बता पाएगा, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट डेप्थ। बट अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, वो आप अकेले कर पाओ, वो आपके लिए कोई और नहीं करके दे सकता। तो जब आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगता है कि मैं थ्योरी तो फिर भी लिख लेती हूँ लेकिन मेरे प्रैक्टिकल में सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, तो अगर आपको वो चीज पता है तो व्हाई नॉट वर्क ऑन इट। फिर उसके बाद अपने मेंटर से, अपने टीचर से कनेक्ट करो, पराग सर से पूछो कि ये पर्टिकुलर इशू है जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, इसकी वजह से मेरे सम्स गलत हो रहे हैं, मैं इसके लिए। तो उसके लिए तो प्रोफेशनल गाइडेंस है आपके पास, बट जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे वर्क करने का काम है वो तो आपका ही है, आपके बच्चे का। नहीं बिल्कुल सही बात है। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट तुमने बोला कि
कोई भी ऐसी पकी पकाई स्ट्रेटेजी नहीं है कि वो बच्चे को दे दी और जिसको दी हर कोई पास कर लेगा या हर कोई फॉलो कर लेगा। बच्चे को खुद ही अपनी स्ट्रेंथ अपने वीकनेस पता होने चाहिए और हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी अलग रखनी पड़ती है। बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि जो हम अकाउंट्स में स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं वही लॉ में भी चल जाएगी। तो एग्जैक्टली डेफिनेटली तो सबसे बड़ी बात तो ये मेंटालिटी शिफ्ट वाली बात है। मुझे आईपीसीसी में लगता ही नहीं था कि मेरी रैंक आ सकती है, तो नहीं आई, कैसे आएगी जब लगा ही नहीं था कि आ सकती है। तो वही चीज हो जाती है ना, जब आप उस माइंडसेट से काम करो कि लानी है मतलब लानी है, तो वो फोकस अलग होता है। बट हाँ, डेफिनेटली तुमने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि एटलीस्ट हमारा फोकस तो हो, हम अब उस माइंडसेट से तो काम करें कि हाँ मुझे रैंक लानी है। और जो ये तुमने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि सीए इंटर तक आते आते क्या होता है, हमारा पीयर जो होता है वो हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने लगता है। अगर मेरे दो दोस्त भी बोलते हैं, राइट, अगर मेरे दो दोस्त भी बोल देते हैं कि यार मैं तो अलग अलग ग्रुप दे रहा हूँ, मैं तो सिंगल ग्रुप दे रहा हूँ या मैं ये अटेम्प्ट नहीं दे रहा, तो आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो। हमें भी लगता है कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, मैं सोच रहा था मैं 2 दूंगा लेकिन मैं दे भी नहीं पाऊंगा। तो हमें अपनी प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। वी आर एन इंडिविजुअल। पीयर हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है पॉजिटिवली नेगेटिवली, लेकिन हमें जो डिसाइड करना है उसको हमें अपनी प्लानिंग के हिसाब से डिसाइड करना है और उसको होल हार्टेडली फॉलो करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जो 4 दोस्त हैं वही दुनिया है और इसी हिसाब से, बट आपको देखना होगा बाहर भी कितने लोग हैं और वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। और कॉलेज काफी हद तक चेंज हो जाती है, बिकॉज आपका स्कूल से अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप एक टाउन में बड़े हुए हो, लाइफ लॉन्ग एक स्कूल में रहे हो, सेट सर्कल हो जाता है। हम 4 दोस्त हैं, हम सीए कर रहे हैं इसलिए हम दोस्त हैं। और फिर लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको अपने जैसे 100 लोग और दिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली माइंडसेट शिफ्ट होता है। ये तो है, राइट, डेफिनेटली। तो बहुत सारी बातें तुमने आयुषी बताई। आई होप 12th के बच्चों के लिए भी इसमें कुछ अच्छे टिप्स होंगे। फाउंडेशन के लिए तुमने बहुत अच्छी चीजें बताई, सीए इंटर के लिए बहुत अच्छी बताई। अब जाते जाते बस ये बता दो कि अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है, क्योंकि कई बच्चे भी पूछते हैं कि भाई सीए के बाद हम और क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उस पे भी कुछ बच्चों को बता दो, या तुम्हारा क्या अब आगे फ्यूचर प्लान है आफ्टर सीए। सर प्लानिंग के हिसाब से अभी तो द मेन फोकस इसकी सीए फाइनल में अच्छे नंबर लाने हैं एंड आई वांट टू क्लियर दैट आउट विद माय फर्स्ट अटेम्प्ट। वो तो प्राइमरी फोकस हो जाता है। उसके बाद ये कि एंड मैं ये ऑनेस्टली कह रही हूँ, नॉट प्रमोटिंग कॉलेज ऐसे या कुछ ऐसा, बट कॉलेज की जो जर्नी थी उसके थ्रू मेरा पूरा फोकस था कि मुझे सीए करना है और अभी भी है कि सीए कंप्लीट करनी है। बट इसके बाद क्या करना है ना, उसके लिए दुनिया बहुत बड़ी लगने लगती है अब इस पॉइंट पे आके कि कितने ऑप्शंस हैं। तो अभी तो लगता है कि क्या क्या ना कर लूं, बट वो फाइनल डिसीजन जब मेरा अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद मैं आपके साथ बैठ के एक बार बना लेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या मोस्ट वायबल ऑप्शन है। हाँ, मैंने तो तुम्हें पहले भी बताया था और दोबारा से बैठ के प्लानिंग कर लेंगे आगे की, राइट? हाँ सर, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बट अभी के लिए मतलब ऑप्शंस क्योंकि बहुत होते हैं। आपके पास इंडस्ट्री का ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आपने जहाँ पे आर्टिकलशिप किया आप वहीं पे कंटिन्यू करो, वहाँ पे एक्सपर्टीज लो, स्पेशलाइजेशन लो। अगर आपका किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, टैक्सेशन हो गया, ऑडिटिंग हो गई, इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉरवर्ड। राइट, बहुत ऑप्शंस है। अगर आप चाहो तो एमबीए कर लो, उसके बाद आपको फिर तो और ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ओपन है। आप अपनी प्रैक्टिस कर लो। मोस्ट कॉमन ऑप्शन विद सीए एस्पिरेंट्स, उसमें भी देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो बिल्कुल ऑप्शंस तो बहुत है, उसकी तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो आयुषी बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों ने भी या कहीं जितने भी स्टूडेंट्स ने ये कॉन्वर्सेशन सुना होगा तो उनके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे और उन्हें भी तुमसे कुछ प्रेरणा मिली होगी, मोटिवेशन मिली होगी, और बहुत अच्छी अच्छी तुमने बातें बताई। और डेफिनेटली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट आयुषी, तुम्हें भी फ्यूचर के लिए, आगे के लिए। बहुत जल्दी तुम्हारा फाइनल का भी रिजल्ट आएगा और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे डेफिनेटली, और उसके बाद तुम्हारी आगे की भी प्लानिंग करेंगे डेफिनेटली। हाँ सर, बिल्कुल। तो सभी बाकी बच्चों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भी जो भी आयुषी ने बोला उन बातों पर फोकस करके, जो भी टिप्स आयुषी ने आपको दिए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी बहुत फायदा मिलेगा, आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा।